बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाह से हर काम का आगाज़ करें, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डालेगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आसानी तब भी पैदा होती है जब आप किसी की राह में रुकावट ना डालें, तो आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, दूसरों के लिए भी आसानी करे। मौसम तब्दील हो रहा है और बदलते मौसम के साथ जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो एक तो स्मॉग, जिसके बादल मंडला रहे हैं और अच्छे खासे मंडला रहे हैं। शाम में अक्सर मुझे अब ये 2-3 दिन से ना, जैसे ही अपने घर की विंडो में खोल देती थी कि मौसम बड़ा अच्छा है, अब वो एक स्पेसिफिक सी स्मेल सी धुएं की फील होना शुरू हो गई है। और अब आपको पता चल रहा है कि स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगी। लेकिन एक और जो टेंशन है वो सर पे सवार है, वो ये है कि जी मच्छर बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और ऐसे में डेंगू के मरीज़ भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए। 9 मरीज़ लिखा हुआ है, बट ये 9 जो हैं ये सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इससे ज़्यादा केसेस होंगे। और इर्द गिर्द अब तो डेंगू से भी लोग ना वो कोविड की तरह इतने फेमिलियर हो गए। अच्छा, फ्लू हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ तो ज़रूरत नहीं है जी आपको टेस्ट कराने की, कोविड टेस्ट कराने, अब तो लोग नॉर्मल हो गए, कोई बात नहीं। चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा भी हो गया तो ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि इसका इलाज कैसे करना है। इसी तरह डेंगू से भी लोग जो है वो खौफज़दा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सेल्फ मेडिकेशन मत करें, अताइयों के पास ना जाएं, करीबी डॉक्टर के पास ना जाएं। डेंगू अगर सवेर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब, अली साई साहब से जान लेते हैं, मुतासर हुए थे डेंगू से। साई साहब 2 दफ़ा मुतासर हूँ। ओहो, अब तो मैं बहुत डरता हूँ। मैं वैसे तो पहले भी बड़ा, आपको पता घर में बाहर कुछ आइडिया हुआ जब मच्छर ने काटा? मुझे घर में काटा था पहली दफा जब शुरू में जब आगाज हुआ था डेंगू का। मेरा ख्याल है 2010-11 के करीब की बात। अच्छा, तब खौफ भी था, खौफ, इंतहाई खौफ था। मैं बड़ा डरता था। मेरे अपने भाई को भी हुआ था, बाजू कवर करके, पाँव भी कवर करके बैठता था। लेकिन वो मैंने भाई को छोड़ने जाना था एयरपोर्ट, उनकी फ़्लाइट थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे यहाँ पे मच्छर ने काटा है। शाम का टाइम था, तो मैं उनको जब छोड़ के वापस आया, वो 2-3 दिन बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन अचानक इतना तेज़ बुखार हुआ डॉक्टर के पास। अच्छा, वो बुखार भी बड़ा दर्दनाक होता है, आंखों के पीछे दर्द और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द। उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने कहा टेस्ट करवा लें डेंगू का। 2 दिन बाद मैं ऐसे ही चलता रहा मेडिसिन के साथ, लेकिन जब टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा आपके प्लेटलेट्स तो 40 पे आ गए। अच्छा, बहुत जल्दी गिरते हैं। अच्छा, उसके बाद बड़ी मैं उस वक्त मुझे लोग डरते ही बड़े थे, खौफ ही बड़ा था। मैं 3 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो शहर के बड़े बड़े नाम, मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ गया। एक में उन्होंने एडमिट नहीं किया, दूसरे के पास गया, उसने एडमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ गए। उस वक्त मेरे आ गए थे 25 पे। फिर मैं तीसरे हॉस्पिटल, जेल रोड पे एक हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे उनको मैंने चेक कराया तो उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं रखेंगे, आप घर चले जाएं। तो मैं जब निकल रहा था तो एक बुज़ुर्ग डॉक्टर साहब खड़े थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा वो डेंगू हुआ है। मैंने रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा अब आपने टेस्ट नहीं करवाने, सिर्फ पैनाडॉल लेनी है और लिक्विड लेने ज़्यादा और जूस वगैरह लें, अनार ज़्यादा। और अल्लाह का करम हुआ कि 2-3 मैं वो पैनाडॉल लेता रहा। 3 दिन बाद किया तो वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन उसके जो कहते हैं कि पूरा 1 महीना मुझे वो वीकनेस फील होती थी। इसके बाद के असरात वाकई बहुत ज़्यादा लोगों ने बताए थे। अब तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि घर में कोई मच्छर ना आए, हम उसको लगाते हैं। अच्छा साहिब साहब, ये कोशिश सारे करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश के बावजूद जिनके घर में, अब मेरे घर में थोड़ा सा गार्डन एरिया बाहर है, इतने मच्छर होते, दरवाजे बंद भी रखो तो आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जाते हैं। आपके घर में ना भी हो तब भी आपके गार्डन तो इर्द गिर्द भी होंगे, इर्द गिर्द भी हैं, बाग भी होंगे। लोग बाग के करीब घर लेना भी पसंद करते। ये तो इसका कोई मसले का हल नहीं कि आपका घर के गार्डन से ही मच्छर आपकी तरफ आ तो आप दरवाजे बंद रख लें, किसी के गमले से उड़ के भी आ सकता है। और ये आपने शुरू में ही बात अच्छी कर दी कि नीम हकीम के पास जाने के बजाय आपको मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अच्छा, माहिरीन क्या कहते हैं कि इसमें डेंगू में ड्रिप नहीं लगाते हैं, खुद यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक ना 2 दिन पहले छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग शो देख रहा था, एक किसी चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो था, उसमें हकीम साहब बैठे हुए थे, डेंगू का बड़ा ज़बरदस्त इलाज बता रहे थे। हमारे मॉर्निंग शो के अलावा वैसे कोई मॉर्निंग शो आपको देखना नहीं चाहिए। मैं यही पूछने लगा था, लेकिन जी आपका संडे वाले दिन होता नहीं। अच्छा, तो छुट्टी संडे वाले दिन अंदीश साहब, शुक्र करे संडे वाले दिन नहीं। अच्छा जी, नहीं तो रख लें। वो हकीम साहब जो थे ना, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताया, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये नीम हकीमी वाला नुस्खा नहीं है। उन्होंने कहा जी
आपने लेना है नीम के दरख्त पर लगा हुआ शहद। अब बंदा ला लवे और लावे नहीं, दो आमिर भाई, अब 100 आपको तो इस गिने तरह दो। तो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ नीम का दरख्त ही नहीं है हाँ, और उस पर लगा हुआ शहद। वाह 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 वाह, क्या उनका तखय्युल था और क्या उन्होंने, और उस पे ऊपर हेडिंग थी तिब्बे नबवी के नुस्खे, यानी उनके प्रोग्राम की कोई इस तरह का वो है, कोई वली कुतुब अब्दाल चलाते हैं इस तरह के प्रोग्राम। वो नुस्खा ये बता रहे थे कि पहले नीम का दरख्त ढूंढे, फिर उस पर लगा शहद ढूंढे और फिर उस शहद से आप करें, तब जाकर अब नीम का दरख्त तो हमारी PHN अल्हम्दुलिल्लाह रहने नहीं दिया पूरे शहर के। ऐसे ही है। वो हमारे अच्छा, नीम मोहल्लियात के पत्ते बड़ा कह रहे थे कि इसमें इस्तेमाल डेंगू में करने चाहिए। देखें, आपको कोई चीज भी जो इसको डॉक्टर ने क्या बताया, अच्छा पानी की उसने intake कहा अच्छी आपने रखें, लिक्विड पैराडोल। बढ़ाना है हाँ, पानी की और intake। एक मेडिसिन है जो कि आम बुखार की हालत, आपने इसके अलावा कोई ये है वो सीनियर डॉक्टर, ये है वो लोग जो लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं। जी ऐसे ही है। अब आप उनसे कहें कि जनाब आपने पपीते के पत्तों को लेकर उसको जोश देकर उसमें से ठंडा करके फिर उसको आप अंदर शहद मिलाना है नीम के पानी का, नथिंग। आपने इस शहर में ना नीम रहने दी, ना बेरी रहने दी, ना आपने कोई सागवान रहने दिया, आपने कोई दरख्त रहने तो दिया नहीं। आपने आर्टिफिशियल से बूटे लगाते ने और जो 2-2 10-10 फुट दे होंगे ने, ना परिंदा घोंसला बनाता। ऐसे ही है। और आपने डेंगू से क्या मुकाबला करना है? अगर आपके घर के बाहर नीम लगा हो तो आपके घर मक्खी और मच्छर 80% कम हो जाते हैं। वैसे आपके पास अल्लाह ने लॉन दिया हुआ है तो उसमें अगर देसी नीम का एक दरख्त लगा, चले ये तो हम लाजमी करेंगे, तो आपके घर में 80% मक्खी और मच्छर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी का 20% आप उसके पत्तों को सुखा के, मैं भी तो किधर ज़ुबैदा नहीं बन गया, तो मैं तो कहती हूँ आपको लेकिन मैं धुनी दे धुनी दे और फिर आप उसका नहीं, धुनी वाला ट्रेंड नहीं है ये। आप धुनी देंगे ना तो आपको तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता इसका जो असर है ना आपके घर में छिपकली रहेगी, ना आपके घर में मच्छर रहेगा। नीम के पत्तों को सुखा के देनी है धुनी, और अगर आप उसमें हरमल रख लें तो मैंने कहा पहले ही ऐसे सासू माँ को ये ना लगे कि मेरे ऊपर जो जादू हो रहा है। घर में नहीं, ये धुनी वाला काम तो बहुत दफा नहीं, वो लगेगा जादू कर रही है। नहीं, मेरे पास है नहीं, अगर होता तो मैं कर लेता। कब किया था? कौन सा? ये नीम के पत्तों से? नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे घर में इतना है। अच्छा, ये वैसे आपा ने भी हमें बताया ये ऐसा मसला है। ये पता कौन से पीर है जिनका अपना बच्चा कोई नहीं और लोगों को बच्चे देते इस तरह के? खुद घर में आपने कभी? इसका मसला नहीं है, मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरे घर में इतना प्रॉब्लम, हमारा घर ज्यादातर वो अच्छा, ये धुनी वाला हमें यहाँ पे आपा ने करके दिखाया था। अच्छा, आप अगर कर देना, अच्छा बात समझे, मैं एक और चीज अगर आप कर दें, मेरे वैसे मोहल्ले में नीम है, मैंने 1-2 दफा उसको ट्राई भी किया। तो यहाँ पे नीम इकट्ठा हो जाएगा ना? नहीं, कोई मसला नहीं। ये वाले खतरा जान नहीं, अगर आप डेंगू से बचना, मैंने आपको वो शहद लाने के लिए आमिर भाई को कोविड हुआ था हमारे 3 दफा। हमारे दफ्तर के जो पहले लोग थे ना, ये पायनियर्स में थे कोविड के, इनसे हम डरते भी थे। और मैं वो बात बंदा था जो सारों के टेस्ट करा रहा था, ये भी आप याद रखें। याद है, सारी लिस्टें मेरे पास थी और मैंने ही ये फैसला मतलब ऑफिस की तरफ से मैंने कहा था कि मैं खुद को वॉलंटियर करता हूँ। लोग उस वक्त करीब नहीं आते थे, टेस्ट ही नहीं करवा रहे, टेस्ट ही नहीं हम छत पे मैं ही करवाते थे। मुझे हुआ 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा हुआ। देखिए अल्लाह ताला ने फिर इम्यूनिटी रखी ना। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे कोविड भी हुआ, डेंगू भी हुआ। जब पहली दफ़ा डेंगू हुआ तो उस वक्त तो चलो चीज़ों का इस तरह नहीं अदराक था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा डेंगू हुआ तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है बुखार में आपको उस तरह खाने को दिल नहीं करता, आप यखनी इस्तेमाल करें, आप अनार का जूस इस्तेमाल करें, एप्पल का जूस इस्तेमाल करें, आप लिक्विड ज़्यादा करें और जिसमें थोड़ी ताकत है, वो 2-3 दिन में मेडिसिन के बगैर ही आपकी चीज़ें बहुत बेहतर। और कोविड जब मुझे हुआ था, चूँकि उस वक्त आपको पता है हमारे जो बॉस थे वो बड़े आपके साथ इन टच रहते थे, चीज़ों को पूछते थे। मुझे आप यकीन करें, मैंने सुबह उठ के नाश्ता, दलिया, दूध वगैरह, दोपहर को मैं फिर उसमें यखनी, थोड़े से राइस। आपने क्या वक्त किया? मैं PKLI में था, 21 दिन रहा मैं, और रमज़ान था तो रोज़ाना रात को 10 बजे बॉस वॉक किया करते थे और वीडियो कॉल किया करते थे। और सैचुरेशन वीडियो कॉल होती थी सारों को। अच्छा, वो हमें क्योंकि वो भिजवाते थे देसी यखनी, मुर्गी की यखनी, और कभी उन्होंने उस शहद भिजवाना, कभी उन्होंने क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है ना बढ़ती रहे। तो अगर मैं ये समझता हूँ हम से सारे लोग इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के बाद कि बॉस की वो केयर जो थी ना,
उसने काम किया हम पर, क्योंकि उस तरह से उस वक्त तो आपके कोविड के बंदे के पास आपकी फैमिली के लोग भी नहीं जा रहे थे, बिल्कुल ऐसे खौफ का जब दूसरी मरतबा हुआ तो भाई कमरा मुझे बंद किया गया था, तो वो बाहर मेज रख के, तो मेरी बेगम उस पर खाने पीने की चीजें रखती थी, नॉक करती थी और बट ये चीज़ें ना क्योंकि अब हम लोगों को लगता है कि ये बड़ा मसला नहीं है, बट वो लोग जो कि पहले से दिल के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, शुगर के मरीज हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों की मजीद केयर करें, उनके लिए ये ज़्यादा मसला हो सकता है। अलबत्ता डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं जी फुल स्लीव्स पहना कर भेजें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अपने घरों के बाहर जो है वो गमलों वगैरह में पानी ना जमा होने दें। शाम का और सुबह का वक्त होता है, दरवाजे बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ जिक्र कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई का, जिससे लोग परेशान हैं। चीनी घी के बाद चावल के नर्ख भी बढ़ गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों के रेट से हम आपको आगाह करते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब्जियां भी महंगी है, चीनी और घी भी महंगा, उसके बाद अब चावल भी। तो ये मुझे लगता है बस कुछ मखसूस लोगों की खुराक रह गई है यहाँ तक पहुँचना। चिकन के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं, माहिर ग़िज़ायात ये कहते हैं कि अंडा नाश्ते में बहुत ज़रूरी है। अब वो लोगों की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। अली साई साहब, चावल के रेट की बात कर लेते हैं पहले। पहले मुझे ये बताएं, सस्ती कौन सी चीज़ें थी जो अभी कह रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है? चावल के रेट आने वाले दिनों में और महंगे होंगे आपके चावल। उसकी क्या सैलाब की वजह? सैलाब की वजह से बहुत सारी फसल जो है वो धान की तबाह हो गई। सैलाब जब पानी आता है ना, तो जब वो असी मुंजी आने मुंजी दे बूटे में अगर थोड़ा सा इतना सा भी पानी से बाहर रहे ना, उसकी बचत रहती है। ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल डूब गया और 2 दिन उसके ऊपर पानी रहा, तो वो फिर आपकी जो पौधे हैं छोटे छोटे वो सारे गल जाते हैं। वो फिर इस तरह लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे इलाके में सैलाब आया थोड़ा है, लेकिन हमारे एरिए में इस वक्त जो है वो धान की फसल बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप आगे चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी आया है, वो सारी की सारी फसल ख़राब हो गई है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, आपकी एक्सपोर्ट इंतहाई कम हो जाएगी। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो आपका जो वहाँ पे वो राइस मिलानर्स हैं वो इसको रोकेंगे, आपके अपने राइस को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, लोकल मार्केट मंडी में ना जाए, तो फिर आपके चावलों का रेट ऊपर जाएगा। अभी भी एक जो थैला 50 किलो का है, मेरा ख्याल है अच्छे वाले चावल जो है वो 17,000 16-17,000 के करीब है। तो आप ये देख लें कि वो जो थोक में इस तरह मिल रहे हैं, मिल से इस तरह रेट में मिल रहे हैं, आगे दुकानदार किस मार्केट में क्या हालात होंगे? आमिर रजा खान साहब, पहली बात तो ये वो सैलाब वाला, ये पहले भी अली सही ने जब सैलाब आया था ना, उस वक्त भी इसने कहा था कि चावल नहीं आता है आपके, और चावल महंगे से महंगा होता चला जाएगा। ये कल सलमा भट्ट साहबा की ज़ेर सदारत से इजलास भी हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और कुछ चीज़ों की कीमतें जो है कम भी की हैं। यानी उस एसोसिएशन के मुताबिक जो वो दाल चना 20, बेसन 15, काला चना 15, सफ़ेद चना 10 रुपये सस्ता करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये है, सॉरी आमिर भाई, मिलता है लेकिन वो खाने के काबिल नहीं। वो मिलता है। अगर आप मंडियों से जाकर ना, मैं अकबरी आमिर भाई इस पे बात जारी रखेंगे, ये दुकान आमिर भाई इस पे बात जारी रखेंगे। मैंने रात को ब्रेक लेने लगे, नहीं सेब मैंने एप्पल खरीदे, एवं ही मैंने 2 रेडियों वाले से पूछा 200 रुपये किलो, आगे दुकानदार 450 रुपये किलो लगा के बैठा था, और उसने रेट लिस्ट भी अवेजा की हुई थी। अगर आप कहेंगे तो डिफरेंस क्या था? क्या वो अच्छी क्वालिटी के थे? बहुत इतना भी नहीं होता, डिफरेंस ही है, नहीं इतना नहीं होता, कुछ डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जो ये मुझे फल वाले ने बताया, उसने कहा जो एक रेडी पे एक फल रखेगा ना, वो आपको फल सस्ता देगा। अच्छा, क्योंकि उसको फल मिलता है सस्ता है। अच्छा, वो ज्यादा थोक में लेता है इसलिए सस्ता मिलता है। जो दुकान बनाता है ना, उसने 1-1 2-2 पेटियां ली होंगी, इसीलिए उसने उसको रेट महंगा मिला होगा। 200 रुपए तो फिर भी ना अब 200 रुपये तो हो नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये महंगाई भी मसनूई है, इस पर काम करना चाहिए। आपकी PRA आपने बनाई थी ना, पीरा फोर्स, तो मैडम तो जाके खुद चेक कर रही हैं सलमा भट्ट साहिबा, मैंने सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस देखी। तो ऐसा चेक आप जो मर्जी कर लें, वो आप अफसर हैं, आपका जाते हुए तो कोई नहीं ना कहेगा कि मैं महंगा दे रहा हूँ या महंगा बेच रहा हूँ, आपको तो सस्ता ही मिलता है। नहीं, वो प्रॉपर मैडम घर की मैडम की ग्रोसरी सस्ती आ जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो मटन है उसका सरकारी रेट क्या है और आप
कितने में खरीदते अरे हैं? मटन अब है 15 किस्म का भाई। हाँ, ये भी अब आप ये साई साहब ये बड़ा मसला है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे। आप सरकारी लेट लिस्ट उठा लें, आप उसमें लिखा होगा सेब दर्जा चारम, सेब दर्जा सोम, ऐसे ही सेब है, दर्जा ऐसे बिल्कुल सही सोम। कह रहे हैं। अब आप लेने चले जाएं तो आपको कहेगा जी गया थे दर्जा बिल्कुल सही सोम दा यानी ग्रेड 21 का सेब जो बहुत महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जब आपकी रेट लिस्ट इस तरह से बनती है तो दुकानदार को एक लेकिन क्वेश्चन मिलता है। परेशानी ये है ना कि अब आम आदमी क्या करे, अच्छा चिकन वो नहीं खा सकता, मटन नहीं एक खा सकता। पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। ये जो अब तो दुकानें बन रही हैं वो नाले के साथ साथ कैंप जेल की बैक साइड पे जहाँ पे तो जी आदमी बिल्कुल। शाद मैं उसके बाहर से ना रात को तकरीबन 12-12:30 बजे मैं फ्रूट लेने चला गया और मेरी गलती ये थी कि मैं कार में बैठा उनको मैंने कहा जी कि 2 किलो सेब दे दें, 2 किलो ये दे दें। उसने मुझे रेट लगाया 300 रुपये पर केजी सेब, नहीं 350 रुपये, और 300 रुपये कुछ और था, मेरा ख्याल है जापानी फल था, उस वक्त रेट ज़्यादा था, और अंगूर का कुछ रेट लगाया। मेरे टोटल जो बिल बना उसके 2200 रुपये बना। उसने मुझसे 2500 रुपये मैंने उसको पकड़ाया। उसने कहा ये आपके पैसे पूरे हो गए। मैंने कहा भाई चेक तो कर। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा नहीं मैंने वो आपको सेब ज़्यादा डाल दिए। मैंने कहा तूने कैसे डाल दिए, पहले तूने मुझे तोल के दे दिए। अच्छा बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, चले मैंने उसको 2500 रुपये दे दिए। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया, बदकिस्मती से मैंने उसी वक्त खोल लिया। आमिर भाई एक भी सेब ठीक नहीं था, जापानी फल सारे ख़राब। मैं अच्छा बेशर्मी की हद ये है कि अगले दिन सुबह में गया, मैंने वो सारा फ्रूट इसी तरह फ्रिज में रखा। मैंने तक कहा कि ज़्यादा ख़राब ना हो। सुबह मैं लेके गया, मैंने कहा भाई ये रात को आपने मुझसे 300 रुपये इजाफी भी ले लिए और ये फ्रूट भी सारा ख़राब दे दिया। तो उसको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। उसने ये भी नहीं कहा, मैंने कहा भाई ये आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए वापस। उसने आराम से पकड़ के रख लिए। उसने ये भी नहीं कहा कि यार बड़ी माजरत या कोई ऐसी बात उसने की नहीं। और मैंने उसको दे के आया, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके साथ कोई 15 पे कॉल करता या किसी को कहता इससे मैं फ्रूट लेके जाता तो इसने कहना था जी ये तो ज्यादती कर गया। हाँ, गरीब के साथ ज्यादती होगी। अब गरीब ने जो हरकत की है सामने कुछ की रो बड़ी अच्छी नहीं, एटलीस्ट अगर आपने अपनी मर्जी के पैसे लिए हैं तो उस पर आपको फिर ये मर्जी से भी 300 रुपये इजाफी लिए। अब आ जाइए, चावल किस तरह से कोई गरीब खाएगा? चिकन नहीं खा सकता, नहीं, दरबार तो दाता साहब लंगर बहुत नहीं खाएगा गरीब, किसी ना किसी तरह तो खा ही लेगा, कम खा लेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। देखो चाय की पत्ती, चाय अब हर घर में, चावल चाय हर घर में रोज़ नहीं बनते, चाय बनती है ना जी। अब चाय का एक पैकेट जो 450 ग्राम का है उसकी कीमत में 200 रुपये इजाफा। ये तो अब किसी कंपनी ने किया है ना इजाफा, इनको तो रोका जा सकता है। घी जो है ये कोई तो खेतों में उगने वाली चीज नहीं है, जो किसी कंपनी में होएगा बनास्पति घी, उसमें आप उसको रोक सकते हैं। उसको कहते हैं भाई तुम्हें क्या चीज महंगी मिल रही है। अब देखिए गवर्नमेंट अगर इस तरह से पूछे, इस तरह से बात करे तो मेरा ख्याल है कोई मामले का हल तो निकाला जा सकता है। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जो है अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि टमाटर महंगे हो गए तो हम दही डाल लें। अब महीने की ग्रोसरी कोई इकट्ठी नहीं कर सकता, सब्जी कोई इकट्ठी नहीं खरीद सकता, नहीं तो होता था 4 नहीं। ये चावल के रेट लिखे हैं ना, ये आपका 24,000 पर मन बन रहा है 40 केजी ना। तो आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, 50 किलो कितने शहर के लोगों में इस तरह चावल को पहचानने की उस तरह की नहीं है, भी नहीं होती। हम तो नाम से लेते हैं कि फलां ब्रांड है, कोई फलां ब्रांड है। उसको अगर आप हाथ पे डाल के देखें ना तो उसमें आपको टोटा नजर आएगा। हाँ, नजर आता है, टोटा नजर आता है। फिर जब आप 560 रुपए पर केजी दे रहे हैं तो टोटा नजर नहीं। वो ब्रांड वैसे क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने भी कलर रखे हुए। क्या करें आमिर भाई, ब्रांड ने भी अब ये किया हुआ है, आमिर भाई उन्होंने कलर रखे हुए हैं। आमिर भाई चावल तो वही है ना, उसी को आगे पीछे कर लेते हैं, किसी को स्टील। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर सीएम साहिबा से कि जरूर आपने एक जबरदस्त फोर्स बनाई है तो उसके समरात आवाम तक पहुंचाएं। लोग बहुत परेशान हैं, सब्जियां महंगी हैं, चिकन महंगा है, अंडे महंगे हैं। तो इस मौसम में आपने क्या, चले यहाँ सब्जी तो फल से भी महंगी है। बिल्कुल ऐसे चले आवाम तक पहुंचे ना पहुंचे, फोर्स तक पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, फोर्स तक पहुंचना शुरू। इस चीज़ को प्लीज़ यकीनी बनाएं, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रूटीन की चीज़ें अगर यही महंगी होती गई तो फिर लोग क्या करें बेचारे, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अगली खबर की तरफ आते हैं। अफसर शाही ने क्या उल्टी चाल चली, गैर मुतादी अमराज का प्रोग्राम बंद कर दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में NCD के तहत तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में क्लिनिक कायम किए गए थे। ख़वातीन में कैंसर की तशख़ीस शुरू हो गई। साल 2016 से शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत गैर मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और फ्री इंसुलिन फराहमी
की जा रही थी, बंद कर दी आमिर भाई? ये मेरा ख्याल ज्यादती है। अगर आपने ख़वातीन के कैंसर के हवाले से बात कर लेते हैं, इसकी स्क्रीनिंग बंद हो गई है। अगर गवर्नमेंट ने कोई दूसरा कोई प्रोग्राम इसके जवाब में शुरू अच्छा, नहीं पहले किया मैं है। आपको बताऊं, लोग कराते नहीं है मेमोग्राफी बिल्कुल भी। हाँ, मेमोग्राफी उस पे लोग आप अगर करते हैं। सहूलत दी भी गई है उसको भी बंद कर देंगे? नहीं, तो अगर कितनी ये जाए? सहूलत वाकई इसके अलावा कोई सहूलत दी है, जैसे इंसुलिन के लिए आपने देखें कल की खबर ही है कैसर कोकर साहब की कि इंसुलिन के लिए गवर्नमेंट ने पैसे जारी किए, घरों में पहुंचाई जा रही है। तो फिर इन सेंटर्स में मिलने का कोई तुक नहीं बनता था। और अगर ये सेंटर तशखीस के हवाले से है तो क्या आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोई इसके मुतबादल कुछ दिया है, या ये सिर्फ जो है हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है महकमा, ये इस चक्कर में कि जी हम गवर्नमेंट को बचत करके दिखाएं। आपकी मराहत तो कम नहीं होती बचत के मामले में, आप जो ले रहे हैं उसमें तो कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन कटौती कहाँ पे होती है? जहाँ पे मरीज़ का मसला है। तो मेरा ख्याल है इस पर वज़ीर आला को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये वाकई में जो इस तरह के नॉन मुतअद्दिदी अमराज के लिए सेंटर्स बनाए गए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में, तो इनको अगर इनकी फादियत थी तो इनको एक्टिव करना चाहिए। बिल्कुल, ये वाली जो गवर्नमेंट थी जब अपोजिशन में थी, पिछली गवर्नमेंट थी, तो तब मेरा ख्याल है कैंसर की मेडिसिन जो थी वो बंद हुई थी, और दिल के मरीजों की बंद हुई थी मेरा ख्याल। वो तो भी मुफ्त मिल रही है कैंसर की भी, और उस पर बड़ा शोर मचाया गया था। तो आप तो हेल्थ को, एजुकेशन को बड़ा फोकस करते हैं। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट बंद करेंगे जो गरीब लोगों के लिए हैं, आम आदमी वहाँ पे जाता है, अमीर आदमी तो वहाँ पे जाता ही नहीं। अफसरशाही को क्या मसला है? मेरा अपना जाती ख्याल है कि ख्वाजा सलमान जो हैं उनको, नहीं मुझे बता दें, उनकी जेब से पैसे जाते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। किन से? ख्वाजा सलमान साहब से। किसी से मुज़ाकरात करने तो ख्वाजा सलमान है, किसी 1112 का कोई इवेंट है तो वो ख्वाजा सलमान है। मैं सीरियस नोट पे उनको सिर्फ स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उनको मेरा सीएम से ये दरख्वास्त है कि उनको सिर्फ कहें कि आपने किसी दूसरी तरफ नहीं जाना, आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ की, आप टीचिंग हॉस्पिटल्स की और इन अफसरों की सिक्खाशाही की। ये सिक्खाशाही है, अफसरशाही तो नहीं है। ये बता दें, नहीं इनकी जेब इस पर तो तवज्जो दें। मैं देखता हूँ कि ख्वाजा सलमान जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सीएम ने मसरूफ़ किया हुआ है। उनको आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको ज़रा रिलैक्स करके उनको सिर्फ स्पेशलाइज्ड हेल्थ तक फोकस करने दें। और जिन का जिस वज़ीर का काम जिस महकमे से है उसको कोई, मसलन मरियम औरंगज़ेब साहबा का माहौलियात पे है तो उनको माहौलियात का काम चलना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा का काम वजारत इत्तलात में तो उनको सिर्फ वजारत इत्तलात में काम करना चाहिए। ख्वाजा इमरान का काम अगर वो प्राइमरी हेल्थ है तो उनको प्राइमरी हेल्थ सिर्फ देखनी चाहिए। ये बाकी इवेंट्स, फंक्शंस, मुज़ाकरात, कहीं पे हंगामा करने वालों से, कहीं जलसे जुलूस करने वालों से, इनसे इनको दूर रखना चाहिए। ये काम जो है ये आप किसी और से करा लिया करें, जो आपने मुशीरान भर्ती किए हैं उनसे कराएं। ये जिनको महकमे दिए गए ना उनको कहें अपने महकमे तक फोकस करो भाई, तेरे महकमे की जो रिपोर्ट आनी है ना वो सही होनी है। तो अगर आप इस तरह से बंद करते चले जाएंगे प्रोग्राम्स, अगर इसके मुतबादल नहीं है तो वैसे तो मुझे तहकीक करनी चाहिए जी, खुद भी एज एन जर्नलिस्ट, कि इसके मुतबादल कोई प्रोग्राम दिया है नहीं दिया। अगले प्रोग्राम में मैं भी तहकीक करके आऊँगा। नहीं, जाहिद चौधरी साहब जरूर मेंशन करते अगर दिया होता तो। जिना अस्पताल का रुख कर रही हूं मैं, तमाम 45 शोबों की रीवैम्पिंग करूंगा, ये कहते हैं गोहर इजाज साहब। मैं कहती हूँ इसी तरह के मसीहाओं की बाकी अस्पतालों में भी ज़रूरत है। अली साई साहब? बिल्कुल, मैं तो जब से जर्नलिज्म कर रहा हूँ मैं तो गोहर साहब को देख रहा हूँ कि जिना हॉस्पिटल पे बड़ा फोकस करते हैं। पहले किडनी का इन्होंने पूरा जो एक शोबा था उसको बड़ा अपग्रेड किया, और अब अगर उन्होंने ये अनाउंस किया कि 45 शोबों की रीवैम्पिंग करूँगा, और एक बंदा कर रहा है जिसको ना हम टैक्स दे रहे हैं, जो ना हमसे महंगाई की मद में कोई पैसे ले रहा है, ना कोई और चीज़ में, और वो अपने पैसों पे इतने बड़े हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन करने जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि वो भी इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पैसे जो है। अच्छा सही साहब, कुछ ऐसे मुखय्यर हजरात और भी हैं? बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ। जेलों में आप जाए ना तो वहाँ पे ऐसे लोग मैं देखता हूँ। अभी मैं परसों बैठा हुआ था DIG हेडक्वार्टर के पास, तो वो बता रहे थे कि 20,000 के करीब कंबल भिजवाए हैं। तो मैं कह रहा था खबर दे दूँ, तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने भिजवाए वो कह रहे हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यानी इस तरह के भी लोग हैं। वो कैदी हर साल छुड़वाते हैं, 20-25 करोड़ रुपये जुर्माने बनते हैं, वो देते हैं। कभी उन्होंने अपनी तशहीद नहीं की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये
लोग इस तरह कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इनके जो पैसे हैं, इनके जो फंड्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं जाएंगे, उस पर कट नहीं लगेंगे, उसमें आप अपने ठेकेदारों को पैसे नहीं दे सकेंगे, मनपसंद ठेकेदारों को नहीं नवाजेंगे, क्योंकि जब आप मनपसंद ठेकेदारों को नवाजते हैं तो उसमें बहुत सारा आपका हिस्सा होता है, बल्कि बहुत सारों का हिस्सा होता है। उसकी वजह से जो असल रकम है वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकती और उसके उस तरह समरात नहीं आते। हमने तो देखा है कि गौहर साहब ने हमेशा ही जब भी उनकी ज़रूरत होती है उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, और देखिएगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह उन्होंने वहाँ पे किडनी का जो पूरा एक शोबा था उसको अपग्रेड किया, अब आपको पूरा जना हॉस्पिटल एलिवेट होता हुआ नज़र आएगा। तो गवर्नमेंट को इस तरह के मुखय्यर ज़रात से जरूर डायलिसिस की फ्री सहूलत दी जाती है, इससे बड़ी क्या चीज़ है। और फिर जो अच्छा काम लोग करते हैं स्टाफ, उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, वो भी अच्छा काम कर सके। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है, पीआईटीबी शहर में नया ई रोजगार सेंटर बनाएगा। डायरेक्टर जनरल ई गवर्नेंस साजिद लतीफ़ और हुनरमंद पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने एमओयू पर दस्तखत किए हैं। कितना ज़रूरी है आमिर रज़ा खान? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं ये सारी ई होती चली जा रही है, यानी ये सब की सब जो है इसकी डिजिटलाइजेशन हो रही है, सब की सब जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, इवन आपकी करेंसी तक इसी पर जा रही है, आपकी तमाम पेमेंट्स इस पर जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि कंप्यूटर के माहिरीन की और इनके आईटी से रिलेटेड लोग जो हैं इनकी मांग में इजाफा होगा। और ये पीआईटीबी ने बिल्कुल सही वक्त पे ये फैसला किया कि एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए जहाँ पे आपके पास सारा डाटा मौजूद हो, कौन से माहिरीन हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, तब भी, क्योंकि ये आने वाले दिनों में हर शख्स को, इवन मैं आपको बता दूँ एक दुकानदार को भी एक आईटी एक्सपर्ट की, अगर तो उसका अपना बच्चा कोई आईटी एक्सपर्ट होएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी सारी सेल परचेज़, आपकी तमाम जो थोक की ख़रीदारी है वो, ये मंडियों में जाना और मार्केटों में जाना ये बहुत कम होता चला जाएगा और इस पर लोग ज़्यादा जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इस वक्त ज़रूरत भी है, क्योंकि दुनिया जो है वो सारी इसकी तरफ जा रही है। पूरी दुनिया का अगर ये ट्रेंड है तो अगले रोज़गार जो है, क्योंकि आपको ई डॉक्टर चाहिए होगा, सही बात है, आपको ई के हवाले से ही सारे मशवरे और सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको डिज़ाइनर जो है वो ई डिज़ाइनर चाहिए होगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पुलिस ही नहीं मिलेगी, पुलिस सीसीडी मिलेगी, पुलिस सीसीडी मिलेगी, सही कह रहे हैं। वाकई ई नहीं मिलेगी, सी से शुरू होती है। नहीं, और ये स्टूडेंट्स के लिए ना अब आपको मौके भी पैदा करने होंगे अपनी एजुकेशन को इस तरफ लेके जाना ना। ये अभी दौरे हाजिर की ज़रूरत है ना, आप इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आप देखें, मैं किसी भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं, एक तो आपका वो सारा सिस्टम चल ही रहा होता है ऑनलाइन। जो छोटे दुकानदार है जिनके पास उस तरह वो मशीनें नहीं रखी हुई, एटीएम की वाले वो कार्ड वाली, डेबिट क्रेडिट वाले कार्ड, हाँ, उनके पास हम कम नहीं होती, लेकिन वो जायज़ कैश में लोग उनको पेमेंट कर रहे होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि आपका जायज़ कैश नंबर क्या है, वो उस पर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरत है वक्त की। मेरा ख्याल है अब आपके भी वॉलेट में उस तरह पैसे नहीं होते, मेरे में भी नहीं होते, हर बंदा कार्ड, और नहीं होते तो फिक्र भी नहीं होती। अब मेरे सब्जी वाले ने वो दिया हुआ है, मेरे दूध वाले ने वो नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें जायज़ कैश कर दे, खत्म हुई फिर बात। ये ई वाला एक और बड़ी चीज़ है। आप देखें, लोग मंडियों में जाना कम होते जा रहे हैं, बाज़ारों में जाना कम होते जा रहे हैं, चूँकि आपके पास सारे वीडियोज़ आ रही होती हैं, विजुअल्स आ रहे होते हैं, उनको देख के आप ऑर्डर कर रहे होते हैं। मैंने देखा है, मेरे दोस्त का बिज़नेस है, पहले वो डेली मंडी जाता था, डेली अकबरी मंडी जाता था, वो इस तरह चीज़ें ख़रीदता था। अब वो वीडियोस मंगवाता है, मैसेज करता है कि ये भेज दें, फिर वो आपका एक पंजाबी जो है व्यवहार बने होता है, तो वो फिर दुकानदार को कि ये मेरा ग्राहक है, तो वो इस तरह उसको पता होता है कि किस तरह का ग्राहक है, किस तरह का ये रेट दे सकता है। तो आपकी चीज़ें उस तरह सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो चीज़ें ई पे ही शिफ्ट हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसको पहले कर लेना चाहिए, लेकिन चलें देर है दुरुस्त है। नहीं तो अब ज़रूरी ना, कुछ स्कूल्स के लिए भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, वो भी ज़्यादा इस तरफ आएँ, अपनी सीट्स बढ़ाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन सीट्स कम होती है, तो इसके लिए भी कुछ कोशिश करें। ये देखें ना, नवाज शरीफ IT सिटी में 53 अरब के प्लाट फरोख्त,
दुकानदारों के लिए प्लाट्स के फरोख्त 15 अरब का, ये देखो ये बन रहा है ना, फिर इसका मतलब सिटी। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अब तवज्जो दे रही है, मेरे ख्याल ये बहुत पहले सही कहा साई साहब ने, पहले देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चले अभी हम उस मंजिल पे, पहले हम शऊर की मंजिलों पे पहुंच रहे थे पिछले 4-5 साल, वो हम पहुंच कर फिर हम अब अंदर है। चलिए जी, कलमा चौक का रुख कर लेते हैं। तजीनो आराइश का प्लान तैयार किया गया है, ये जो बन चुका है अंडरपास उसको करने। अच्छा, मुझसे बात ही ना किया करें, ये कलमा अच्छा, मुझे ब्रेक का कह रही है, मैं आपसे कलमा चौक से माल रोड तक का मुझसे बात ही ना किया करें। अच्छा जी, ब्रेकिंग अभी एक अपडेट आई है जी, वो आपके साथ शेयर करनी है। बाय द वे अभी तक मेरे पास ब्रेकिंग ही नहीं पहुंची है, तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। जैसे ही मेरे पास अपडेट आएंगे हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। टाइम से पहले आ जाते हैं। उसकी वजह है, हाँ वजह ही है उसकी कि मामला को छोड़ना होता है नहीं, स्कूल। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी आप दफ्तर आते हैं, हफ्ते को टाइम दफ्तर पे आते आते हैं। हैं, तो यहाँ पे 3 दिन के लिए अगर आप लेट हो जाए तो आपकी 1 दिन की सैलरी कट जाती है। अच्छा, 3 दिन लेट होने पे 3 एक दिन अगर की आप सैलरी। लेट हो जाए तो एक सैलरी आपकी 1 दिन की कट जाएगी, क्योंकि आपने, फिर इसका मतलब ये है कि आप दफ्तर को चीट करें, जो आपको टाइमिंग्स दी गई हैं उस पर जाना भी टाइम पे है, जाना भी टाइम पे। जाना नहीं, भी ये टाइम पाँच पे। माले सही सब पूरे- काम पूरा करते हैं हाजी साहब। आप? नहीं, मैं तो करता हूँ, हाजी साहब भी पूरा नहीं, वो नहीं, मैं वैसे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं हाँ जी, कि सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखने से ही आप कितनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और दुरे नायाब ने ना निगरान दौर की मिसाल भी दी कि यही एलडी अफसर निगरान दौर में टाइम पे पहुंच रहे सिर्फ थे। एक महकमे का मामला नहीं है, एलडीए वाले तो खैर वो बहुत काम करते हैं। अपने खोखर साहब बताते रहते हैं, ये इसी मैं चल ये रहे तो होते मैं हैं। ये तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जब इसी तक चल रहा है बायोमेट्रिक ये। सिस्टम पे नहीं जाएगा, नहीं, अफसरान आए नहीं होते आप जब ये तक तो इसको अफसरान- हाजी साहब, बायोमेट्रिक अफसरान की पे नहीं ले सर वहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं, है, बताया अफसरान दुरे नायाब आना ने। नहीं, हाजी आप साहब इसका डैशबोर्ड हाजी बनाए ना, साहब- बायोमेट्रिक हाजिरी अफसर तक ही है ना, तो अफसर ने हाजी साहब को ना हमने काफ़ी अरसे सरेंडर किया हुआ है दफ्तर में, और हाजी साहब उसके मज़े कर रहे हैं। हम फील्ड में जाते हैं, वो जो है ना बायोमेट्रिक, वो अफसरान नहीं लगाते, वो तो छोटा एमएलए के लोग लगाते हैं। अफसरान इससे बिल्कुल, इसका डैशबोर्ड बनना चाहिए अफसरान के लिए सिर्फ, कि अफसरान की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसमें सीएम नहीं, उसके ये तो अंदर बड़ी एक ज्यादती मॉनिटरिंग है सेंटर जी। बनना आपको चाहिए। गाड़ियां मिली हैं, आपको फ्यूल मिला है, सब चीजें साइलिन मिलती आके हैं, बेचारे बरात सारी धक्के मिली खा है। रहे हैं, आते ही आप उनको 10 जो है वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज देते हैं। तो क्या किसी बेचारे गरीब का कसूर नहीं, है? कोई कहाँ से वो अपना काम कराएगा? ये तो कोई बहुत चक्कर नहीं। ज्यादती है। आप ये जो गाड़ी है, मेरा ख्याल है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपके ड्राइवर ने शाम को या जब आपको घर ड्रॉप करना है उसके बाद पूल में खड़ी करनी है और बताना है कि मैंने इतनी गाड़ी आज चलाई है, एक लॉग बुक बनती है, सुबह जाके दफ्तर को घर से लेके आना है। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि अफसरान के पास ही गाड़ियाँ रहती हैं, फ्यूल पता नहीं अब कितना इस्तेमाल ये करते घर हैं। की सब्जियां तक तो उस गाड़ी पे मंगवाते हैं, स्कूल बच्चों को उसी पे छोड़ते हैं। तो एक गाड़ी घर होती है, एक गाड़ी खैर, सीएम साहिबा को बाकायदा प्लीज इसका नोटिस लेना चाहिए जी। 5वीं खबर की तरफ आ रही, सीसीडी नाजायज असला के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी अली साइद साहब। मैं ये मुश्किल नहीं है, कैसे पता चलेगा कि किसी ने नाजायज असला नहीं, रखा है? इसमें कोई जब एक- तक अनटिल और अनलेस उसको शो नहीं करेगा। गवर्नमेंट की जानब से एक इनको लाइन दी गई है कि 1 माह के अंदर अंदर आप जिनके पास नाजायज़ असला है वो जमा करवा दें। जो असला डीलर हैं वो उनके पास भी अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी है तो उसको ख़त्म करें। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि उनके खिलाफ जिससे भी बरामद होगा दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। और उससे अच्छी बात एक और है कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो करीबी खदमत मरकज़ में जाके दर्ज करवा के आएं। अच्छा। यानी मुतलका पुलिस को पता हो कि आपके पास लाइसेंस है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर सीसीडी इस पे कार्रवाई करेगी चूँकि अभी तक जो एक कल्चर चलता आ रहा है सीसीडी का, वो चलता आ रहा है कि पुलिस मुकाबले होते हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, या एक वो नेफे में पिस्टल चलने का कल्चर है। एक डेटरेंस है सीसीडी की। तो अब सीसीडी को ये टास्क दिया गया है, इसमें अगर लोग पकड़े जाएंगे और उनको सज़ाएँ अब गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर देने जा रही है, तो अगर इस तरह हो जाता है तो नजायज़ असला तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़रोख्त होता है, बहुत ज़्यादा। अब छोटे छोटे बच्चों के पास पिस्टल्स हैं, वो आप डाबों में लगाए हुए फिर रहे होते हैं। ये आपकी अगर ये नजायज़ असला ख़त्म हो जाए ना, आपकी बदमाशी आदि ख़त्म हो जाती है। चूँकि यहाँ पे हमने देखा है हर बंदे के पास पता नहीं ये कहाँ से दस्तयाब होता है। लेकिन असल में सही सा मसला ये भी तो है ना, लाइसेंस आप बनाते नहीं है। देखिए आपने लाइसेंस पे बैन बच्चों लगा को रखा क्या है। जरूरत है पिस्टल? एक छोड़ दे, आपने मैं बनवाना चाहूँ, मेरे पे आज तक कोई मुकदमा नहीं है, आप कोई बनवाना केस भी नहीं चाह रहे है, हैं? मैं बनवाना भी चाह रहा हूँ।
तो आप साई साहब से पूछ के दिखाएं इसका तरीका क्या है। ये तो सबसे बड़े इशू ये है साई साहब। अब मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या रखूं अपने पास? रजिस्टर कराना भी चाह रहे हैं, अब उनकी अगर पकड़ हो जाए कि नाजायज रखा तो उनका क्या कसूर है? ना तो इनको रखने की जरूरत क्या? नहीं ये बात है, इनको क्या सिक्योरिटी? क्या आपके ये अब आपकी चॉइस नहीं है, ये आप नहीं सवाल कर सकते। आप लाइसेंस नहीं आए लोगों के, उनको 100 मसाइल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में वैसे ही आजकल जो हालात है, मैं तो कहती हूँ वैसे ही वेपन्स जो है ना, वेपन्स आपके पास होना ही नहीं चाहिए। वेपन्स का वैसे इसकी मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा, ये दोनों तरह नुकसान देता है। आपने अपने पास रखा है, आपकी लड़ाई हो गई, आपने पिस्टल निकाला, रंगबाजी की, नहीं चलाया, लोग कहेंगे बड़ा फजूल आदमी है। अगर आपने चला दिया, बंदा जख्मी हो गया या बात होगी। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।